हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क मेथड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चेकलिस्ट मेथड के बारे में। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडोक मेथड के बारे में। So there are various methods to analyze the impact of a proposed project on environment or on the surrounding. So उन अलग-अलग मेथड्स के थ्रू हम जो है एनवायरनमेंट पे जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट हो रहा है, होने वाला है, उसका एनालिसिस करते हैं। सो इस ही सीरीज़ में हमारा जो थर्ड मेथड है दैट इज़ नेटवर्क मेथड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या होता है ये, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जानते हैं। जो नेटवर्क मेथड है एआईए का, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ-साथ जो है ये यूज़ करता है फ्लो डायग्राम को। जैसे आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। जो हमने एडोक मेथड पढ़ा और जो हमने चेकलिस्ट मेथड पढ़ा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। बट नेटवर्क मेथड में यू कैन सी अ टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फॉर्मिंग, अ टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ फॉर्म्ड। सो ये यूज़ करता है फ्लो डायग्राम के थ्रू। बट बेसिकली हम जब एनालिसिस करते हैं, एनालाइज़ करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, सो इसमें हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक कॉज होता है, उस कॉज से कोई इफ़ेक्ट अटैच होता है और फर्दर उससे जो भी सब इफ़ेक्ट्स उसके होंगे उनको हम एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। सो बेसिकली एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है और उस नेटवर्क से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप सेट हो जाती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इससे कनेक्टेड है। सो आगे आगे मैं इसको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल लेके। सो उससे है ना हम एक रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। अलग अलग जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है ना, सो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं किसी भी होने वाले कॉज को। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस नेटवर्क मेथड। अच्छा, अगर मैं इसको समराइज करूं एक एक लाइन में, सो जो नेटवर्क मेथड है वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमें ये विजुअलाइज करने में हेल्प करता है कि कॉज और इफेक्ट क्या है। मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो हमने जब सेटअप किया तो या जब हम सेटअप करेंगे तो वो एक कारण है, वो कॉज है और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंपोनेंट पे। सो बेसिकली नेटवर्क मेथड हमें कॉज इफेक्ट डायग्राम देता है फ्लो चार्ट के थ्रू। ये पूरा होल आइडिया इसका है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नेटवर्क मेथड जो है वो स्टार्ट होता है ए लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। उसका जो कॉज होगा वो क्या होगा, अब लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो आप सेटअप करने वाले हो, कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हो, वो उसका मेन कॉज होगा या कोई भी एक्शन। एंड देन उसके बाद एक उसके कॉजेज जनरेट होते हैं कि उसके अलग अलग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पे क्या क्या कारण या क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे। सो उस कॉज के क्या क्या इफेक्ट होंगे, तो कॉज कंडीशन इफेक्ट, मतलब उस कॉज से क्या क्या इफेक्ट जनरेट होंगे। फिर फर्दर हम उन्हें क्या करते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में या फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में सेट करते हैं। तो एक चेन ऑफ इवेंट फॉर्म हो जाती है। अच्छा, हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बट उससे पहले हम जानते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो नेटवर्क मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन हमें मिल जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं, जब हम एक चेन फॉर्म में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो इफेक्ट हो रहा है इसका रूट कोज क्या है। तो एक सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, हम विजुअली उसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है, तो दैट विल बी मोर ईजी। एक कनेक्शन सेटअप किया गया है, एक कनेक्शन सेटअप किया गया है जो कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। सो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में होता है कि ये डायरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। सो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के क्यूमुलेटिव जो भी इफेक्ट होगा किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का, वो एनालिसिस उसका करने में या उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा ईज़ी बना देता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। सो डिसीजन मेकिंग ईज़ी हो जाती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है, जो कि बड़े एरिया में फैला हुआ है और जिसके अलग-अलग एनवायरमेंटल कंपोनेंट पे अलग-अलग इफ़ेक्ट होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्ट जिसके होंगे, सो उसमें हम इतना ज़्यादा चेन डायग्राम या इतना ज़्यादा इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएँगे, कहीं न कहीं कनेक्शन जो है मिस हो जाएगा। तो वहाँ पे ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर देता है।
सो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के लिए जो नेटवर्क मेथड है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, और जो चेन डायग्राम बनाना है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कॉज़ इफ़ेक्ट रिलेशनशिप एक तरीके से उसमें दिखाना वो मुश्किल हो जाता है। सो उसे एनालाइज़ करना, उसे इंटरप्रेट करना डायग्राम को, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम नेटवर्क मेथड से कोई भी प्रपोज़ प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो। सो इसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉज़ के साथ-साथ उसका इफ़ेक्ट क्या है, वो एक रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं। यानी कि उसका इफ़ेक्ट क्या है, फिर उसके सब इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड सब्जेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा जो माइनर इम्पैक्ट्स अगर कुछ होने वाले हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट पे, उनको ये ओवरशैडो कहीं न कहीं कर देता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में क्या होता है, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क उसका फ़ॉर्म हुआ है, सो माइनर जो भी इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं छूट जाते हैं, और हो सकता है कि वो माइनर इम्पैक्ट बाद में जाके एक मेजर इफ़ेक्ट कॉज़ करे। सो येस, माइनर इम्पैक्ट इसमें कवर नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं छुप जाते हैं, ओवरशैडो हो जाते हैं। सो मेजर पाथवेज की वजह से या मेजर पाथवे के थ्रू वो ओवरशैडो हो जाते हैं। सो यस, दिस इज द होल आइडिया of network method, and these are advantages and disadvantages which we have discussed like अभी जो हमने पढ़ा है। सो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो किस तरीके से नेटवर्क मेथड के थ्रू हम उसके इम्पैक्ट्स को एनालाइज करेंगे। ओके, सो जो हमारा अगर बात करें हम प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट वुड बी, इसको एक बार रफ कर देते हैं, प्रोजेक्ट वुड बी चैनल वाइडनिंग, चैनल वाइडनिंग यू कैन से। सो व्हाट इज चैनल वाइडनिंग एंड व्हाट इट वांट्स टू से, तो इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। एज यू कैन सी कि पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से एक नेटवर्क हमने फॉर्म किया हुआ है, और इस नेटवर्क से हम एक कारण है, एक कॉज है, और उससे जुड़े हुए इफेक्ट होंगे, और उससे फिर फर्दर जो भी अटैच होंगे दैट आर सब इफेक्ट्स। तो ये जो डायग्राम है वो इलिस्ट्रेट करता है नेटवर्क मेथड को, जो कि ईआईए में यूज हुआ है। हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं फिलहाल। ओके, सो ये शोकेस करता है रिलेशनशिप को, किसकी रिलेशनशिप, बिटवीन एक्शन, व्हाट इज द एक्शन हेयर, बिटवीन एक्शन और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट। अच्छा, एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्शन मतलब, या हम उसको बोल सकते हैं जैसे कॉज इफेक्ट हमने उसे बोला है, तो एक्शन मतलब जो काम हुआ है, जो एक्टिविटी सेटअप हुई है, जो एक्टिविटी हुई है वो क्या है, एक्शन है ना। सो दिस इज एक्शन बेसिकली। एंड अगर मैं उसको कॉज इफेक्ट के टर्म में बात करूँ तो ये कारण, कॉज, इसकी वजह से ही इफेक्ट होंगे ना। सो दिस इज कॉज या दिस इज एक्शन। सो चैनल वाइडनिंग इज एक्शन हेयर। सो व्हाट इज दिस चैनल वाइडनिंग, कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी एक्टिविटी है, मान लो कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया चैनल वाइडनिंग। चैनल वाइडनिंग का मतलब है कि सपोज करो कोई भी वाटरवे है, मतलब जिसके थ्रू वाटर पास हो रहा है, वाटर चैनल है, तो हमें उसे क्या करना है, उसे ऑल्टर करना है, उसे थोड़ा सा चेंज करना है और उसको वाइडर बनाना है। और फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट वाटरवे जिसको हमने कनेक्ट किया, और इसके थ्रू पानी मूव करता है, पानी जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें इस वाटर चैनल को क्या करना है, और वाइड करना है ताकि ज़्यादा पानी मूव कर सके। बेसिकली दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द एक्टिविटी, है ना, दिस इज द एक्शन, ये कारण है। तो इसको हमें ऑल्टर करना है, इसको हमें एक्सपैंड करना है बेसिकली वाटरवे को। अब जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो आस-पास की जो भी मिट्टी, आस-पास की जो भी जगह है, उसे हमें क्या करना होगा, ऑक्यूपाई करना होगा। तो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस भी ट्रिगर होंगे। येस, दिस इज़ द कॉज़, दिस इज़ द कॉज़ ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ द एक्शन बिकॉज़ वी हैव टू डू द चैनल वाइडनिंग। अब इस कारण से जुड़े हुए क्या होंगे, कुछ इफ़ेक्ट होंगे या इम्पैक्ट होंगे। अब वो इफेक्ट सबसे पहले प्राइमरी, और प्राइमरी से जो ट्रिगर होंगे वो होंगे सेकेंडरी। ओके, सो दिस इज द कॉज या एक्शन, और इस कॉज से जुड़े हुए क्या होंगे, ये होंगे इफेक्ट। दीज आर द इफेक्ट्स। सो जब हम बात करेंगे प्राइमरी इफेक्ट की या प्राइमरी इम्पैक्ट की, अच्छा, इफेक्ट और इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इफेक्ट जो छोटे टाइम के लिए, इम्पैक्ट जो लंबे समय के लिए हो। दिस इज द होल आइडिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट यहाँ पे इफेक्ट और इम्पैक्ट की हमने बात की, तो शॉर्ट में इसका जो होल आइडिया है वो यही है कि इफेक्ट और इम्पैक्ट इज लाइक लंबे समय के लिए जो होता है वो इम्पैक्ट, और छोटे टाइम के लिए जो हो, कुछ टाइम के लिए जो रिवर्सिबल हो जाए, दैट इज इफेक्ट। सो हम यहाँ पे इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। सो प्राइमरी इम्पैक्ट जो इसका होगा, जब हम चैनल वाइडनिंग करेंगे तो क्या क्या इन्वायरमेंटल कंपोनेंट पे
प्राइमरी इम्पैक्ट होगा। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस या यू कैन से कि डायरेक्टली डायरेक्टली जो चीज़ें इससे इम्पैक्ट होंगी, डायरेक्टली जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट इससे प्रभावित होंगे, वो होंगे इसके प्राइमरी इम्पैक्ट। सो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैनल वाइडनिंग क्या होंगे? एक तो होगा जूलॉजी पे, जूलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, सॉरी दैट इज जियोलॉजी, जियो और नॉट जूलॉजी, दैट इज जियोलॉजी, जियो, जियो इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। सो जियो इज समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। सो जियोलॉजी पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? तो जब आप चैनल वाइडनिंग करोगे या आसपास की जो भी लैंड है कहीं ना कहीं उसको ऑक्यूपाई करोगे, सो ये क्या करेगा? ये वहाँ के लैंड फॉर्म में, वहाँ के सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में और वहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव करेगा। सो जब हम मिट्टी को कहीं न कहीं हम चैनल वाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर कहीं न कहीं मूव होगा, और जब वाटर मूव होगा तो ये आस-पास की जो मिट्टी है उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। तो इससे क्या होगा? अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा या वहाँ की जो लैंड एरिया है, जियोलॉजी है, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा? वो जो जियोलॉजी है वहाँ वो इरोड होना शुरू हो जाएगी, वहाँ की जो मिट्टी है वो इरोड होना शुरू हो जाएगी वाटर की वजह से। सेडिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ की जो लैंड फॉर्म है वो बदल जाएगी। वहाँ की जो एरिया है वो कहीं न कहीं चेंज हो जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ टेक्सचर भी चेंज हो सकता है, और इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, और इन टर्म्स ऑफ प्लेन एरिया, और दैट दैट स्लोप्स, तो उस टर्म्स में भी वो लैंड फॉर्म की टर्म्स में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो यस, जियोलॉजी पे इसका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात प्राइमरी इम्पैक्ट होगा, यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। सेकंड आता है सॉइल पर। सो सॉइल का जैसे हमने बात की, तो मिट्टी क्या होगा? मिट्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि मिट्टी के जो सेडिमेंट्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि वो तो मिट्टी पानी के साथ धीरे धीरे बह के चली जाएगी, तो सॉइल जो है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रिएंट भी सॉइल से कहीं न कहीं क्या हो जाएँगे? लीच आउट हो जाएँगे। इसके अलावा थर्ड जो इम्पैक्ट होगा वो होगा सीनरी पर, यानी कि विजुअल चेंजेस आने शुरू होंगे यहाँ पे। जिस भी एरिया में चैनल वाइडनिंग होगी, अगर उसके आसपास सपोज करो फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है, तो कहीं ना कहीं हमें वो भी कट करने होंगे, बिकॉज वी हैव टू सेट अप दैट, वी हैव टू वाइड दिस टनल, वी हैव टू वाइड दिस वाटर वे। सो क्या होगा कि वहाँ पे विजुअल चेंजेस होंगे, वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ की जो सीनरी है वो बदल जाएगी, वो ऑल्टर होगी, और जिस टाइम तक भी कंस्ट्रक्शन होगा वो भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कहीं न कहीं डालेगी। तो एस्थेटिक जो चेंजेज़ है, जो विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ की जो लैंडस्केप है वो बदल जाएगी। सो ये तो ऐसे इम्पैक्ट हैं जो डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एसोसिएट हैं चैनल वाइडनिंग से। सो इनको बोला गया है प्राइमरी इम्पैक्ट। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट है, जो कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए हैं। ओके, अब इसको हमने इस तरीके से पढ़ा है, अब इसको इस तरीके से भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इसको इस तरीके से पढ़ा, यू कैन से चैनल वाइडनिंग से सॉइल पे इम्पैक्ट होगा, जियोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा और सीनरी पे इम्पैक्ट होगा। इसके साथ-साथ जियोलॉजी जब ऑल्टर होगी तो उससे मिट्टी भी चेंज होगी, है ना? लैंडफ़ॉर्म्स अगर बदलेंगी तो उससे वहाँ की मिट्टी भी बदलेगी, और जब मिट्टी बदलेगी तो वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, वहाँ की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी कहीं न कहीं खराब होगी, लैंडस्केप भी खराब होगी। तो आपने देखा कि इससे ये इंटरकनेक्टेड है, ये इससे इफ़ेक्ट होंगे। दिस इज़ द कॉज़ एंड दीज़ आर द इफ़ेक्ट्स। सो ये इससे इफ़ेक्ट होंगे, और ये भी एक दूसरे से क्या है? एसोसिएट है। सो ये जो है सीनरी सॉइल से ट्रिगर होगी, और सॉइल इरोजन जो है वो जियोलॉजी में चेंजेस होने से ट्रिगर होगा। सो इससे, इसकी वजह से ये होगा और इसकी वजह से ये होगा। बेसिकली दिस इज द होल आइडिया। सो अगर हम इसको फर्दर यहाँ पे देखें, तो जो प्राइमरी इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहीं पे रुक जाएगी। जो प्राइमरी इम्पैक्ट है वो फर्दर किसको ट्रिगर करेंगे? सेकेंडरी इम्पैक्ट को। सेकेंडरी मतलब जो डायरेक्ट नहीं हुए हैं बट इससे क्या है? इससे ट्रिगर हुए हैं, प्राइमरी इम्पैक्ट से ट्रिगर हुए हैं। तो सेकेंडरी इम्पैक्ट को अगर हम बोले तो सेकेंडरी इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग मतलब जो इसके होने से, इस तरीके से पहले ये हुआ और फिर ये हुआ। सो जो एक के प्राइमरी इम्पैक्ट के होने से होता है, दैट इज सेकेंडरी इम्पैक्ट। सो सेकेंडरी इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर सॉइल ट्रिगर होती है या सॉइल ऑल्टर होती है या सॉइल में चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? एग्रीकल्चर एरिया पर होगा। मतलब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट लीच आउट हो गए हैं, सॉइल की क्वालिटी अगर पुअर हो गई है, वाटर की अवेलेबिलिटी अगर वहाँ पर नहीं है, तो या गुड क्वालिटी वाटर अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ के फॉरेस्ट को और वहाँ की जो फॉरेस्ट्री है, वहाँ के जो
फार्मिंग है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर क्रॉप है, वहाँ का जो एग्रीकल्चर एरिया है, उसको भी इम्पैक्ट करेगा। सो येस, ये जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ये देखने को हमें मिलेगा। इसके अलावा लेजर और यू कैन से रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मनोरंजन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई अगर एरिया है वो बहुत सुंदर है, ग्रासलैंड है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्री है, फ्लावर्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर, और बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पे रोम कर रहे हैं, हेयर एंड देयर, तो उस एरिया में हम प्रेफर करते हैं जाना इन आर मी टाइम और इन आर यू कैन से वेकेशन हॉलीडे टाइम पर। उस एरिया पे हम प्रेफर करते हैं जाना, या यू कैन से कि वहाँ पे हम लेजर टाइम स्पेंड करना प्रेफर करते हैं जब हमारी वेकेशंस होती हैं। बट कोई अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है और वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वो ऑल्टर हो गई है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उतने अच्छे वहाँ पर नहीं है, उतना अच्छा सुहाना मौसम अब वहाँ पे नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे, हम अपनी वेकेशन वहाँ पे स्पेंड करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो वही चीज़ बोली गई है कि किसी भी लैंडस्केप में जब ऑल्टरेशन होता है, जब चेंजेस होते हैं, नेगेटिव चेंजेस बेसिकली, सो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, वहाँ पे जो मनोरंजन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी लोग करते थे, चाहे वो प्ले करना हो, खेलना हो, या फिर वहाँ पे बैठ के यू कैन से कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, या मेडिटेशन करना हो, योगा करना हो, तो वो सारी चीज़ें लोग अवॉइड करते थे, अवॉइड करते हैं। सो जो भी फिशिंग है, टूरिज्म है, तो वो सब एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो इफ़ेक्ट ट्रिगर होगा वो होगा हाउसिंग। सो हाउसिंग कैसे इम्पैक्ट होगा, जो एस्थेटिक और फिजिकल इम्पैक्ट है वो भी इम्पैक्ट करेगा वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया को, जो आसपास में घर बने होंगे या आसपास में जो भी रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, तो वहाँ के जो एस्थेटिक विजुअल्स क्योंकि अब उतने अच्छे नहीं है, तो वहाँ की जो एरिया है वो उसको इम्पैक्ट करेगा, और वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे लोग जनरली जब घूमने जाते हैं, सो वो क्या प्रेफर करते हैं, सी फेसिंग बंगलो, वो प्रेफर करते हैं फॉरेस्ट फेसिंग हाउसेस, फार्म हाउसेस और ऑल दैट थिंग। तो वो क्यों प्रेफर करते हैं ऐसी चीज़ें, बिकॉज जो हमारी सोल की एक तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ टू कनेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करने से हमें खुशी मिलती है, पीस मिलती है, मेंटल पीस मिलती है, सीनिक ब्यूटी हमें अट्रैक्ट करती है। तो जब वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो लोग जो हैं वहाँ पे घर बनाना बंद कर देंगे, रेजिडेंशियल एरियाज़ कहीं न कहीं उससे अफेक्ट होंगे। सो ऑल दैट थिंग। तो आपने देखा कि ये सब इससे डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि चैनल वाइडनिंग हुई तो लोग घर बनाना बंद कर देंगे, नहीं। बट हाँ, प्राइमरी इम्पैक्ट होंगे, और उस प्राइमरी इम्पैक्ट की वजह से फिर सेकेंडरी इम्पैक्ट ट्रिगर होंगे। सो येस, दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस। और आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो क्लियर हुआ होगा, और आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मेथड। और इस नेटवर्क मेथड से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सबसे पहले एक यू कैन से कि एक कॉज होता है, और उस कॉज की वजह से जो है कोई इफेक्ट ट्रिगर होता है, प्राइमरी इफेक्ट, और उन प्राइमरी इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है वो ट्रिगर होते हैं बेसिकली। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस। एक और डायग्राम हम देख लेते हैं, और इस डायग्राम में क्या बताया गया है इसको भी एक बार देखते हैं। सेकंड जो हम प्रोजेक्ट या कोई भी एक्टिविटी हम इन्वायरमेंट में करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल व्हीकल मूवमेंट है। सो व्हीकल मूवमेंट की अगर हम बात करें, सो व्हीकल मूवमेंट जो है वो क्या है, एक्शन है, काम किया जा रहा है, या कारण है किसका, इम्पैक्ट होने का, प्राइमरी या सेकेंडरी इम्पैक्ट होने का कारण क्या है, व्हीकल मूवमेंट। सो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट था। सो प्राइमरी कोज क्या है यहाँ पे, व्हीकल मूवमेंट है। सो व्हीकल मूवमेंट से क्या हुआ, व्हीकल मूवमेंट से होगा कोई भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट एक्टिविटी लीड्स टू डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे कि व्हीकल मूवमेंट से क्या होगा, सबसे पहले हम प्राइमरी इम्पैक्ट इसका देख लेते हैं। इससे वाइब्रेशन जनरेट होंगी, ठीक है। वाइब्रेशन मतलब कि वाइब्रेशनल जो इम्पैक्ट होंगे, सो इससे और क्या आएगा, डस्ट और एग्जॉस्ट, वहाँ से जो पेट्रोल बर्न होगा या डीजल बर्न होगा, तो वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर, गैशियस जो एमिशन है वो रिलीज होगा, एग्जॉस्ट रिलीज होगी। इसके अलावा नॉइज़, नॉइज़ एक तरीके से जनरेट होगी जब बहुत सारे व्हीकल मूव करेंगे, ओके। एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, सीवियरेंस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट होंगे जो कि प्राइमरी हैं, जो कि इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है जब व्हीकल मूव करेंगे तो। अब इससे कुछ सेकेंडरी इम्पैक्ट एसोसिएट है, मतलब कि जो प्राइमरी इम्पैक्ट है जब वो हो जाएंगे, तो उन प्राइमरी इम्पैक्ट से कुछ सेकेंडरी इम्पैक्ट ट्रिगर होंगे, जो कि क्या है, जो कि इससे डायरेक्ट तो एसोसिएट नहीं है व्हीकल मूवमेंट से, बट अगर आप देखेंगे तो जो भी व्हीकल से प्राइमरी इम्पैक्ट हुए उससे ये क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। एक बार इसको रफ कर देती हूँ। सो यस, इससे क्या होंगे, फिर सेकेंडरी इम्पैक्ट ट्रिगर होंगे।
सो व्हाट आर द सेकेंडरी इम्पैक्ट दैट इज ट्रिगर बाय दिस? सो ये प्राइमरी इम्पैक्ट है, ये प्राइमरी हो गए, एंड इससे सेकेंडरी इम्पैक्ट ट्रिगर होंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम वाइब्रेशन से देख लेते हैं। व्हीकल से वाइब्रेशन जनरेट होगी, और वाइब्रेशन से क्या होगा? वाइब्रेशन से होगा स्लोप फेलियर। जब बहुत ज़्यादा तेजी से आवाज़ बढ़ने लगती है, वाइब्रेशन होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मिट्टी लूज है, मिट्टी बहुत लूजली पैक्ड है, तो वो क्या हो जाती है? वो बिखरने लगती है, स्लोप फेलियर जिसे बोला जाता है। तो जो अगर मिट्टी स्लोप पे है, स्लोपी है, इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से मिट्टी है, तो वाइब्रेशन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर वो जो व्हीकल मूवमेंट है वो अगर पहाड़ी इलाके में, माउंटेनियस एरिया में है, और माउंटेन एरिया में मिट्टी इस तरीके से स्लोप पे होती है, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से क्या होता है? स्लोप फेलियर हो जाता है, और वाइब्रेशन जो है वो डिस्टेबलाइज कर देती है सॉइल को, और वहाँ की बेसिकली स्लोप्स को डिस्टेबलाइज करती है। वहाँ की जो मिट्टी होती है, अगर वो लूज है तो वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, भूस्खलन जिसको बोला जाता है, लैंडस्लाइड। So yes, vibration can cause landslides in vulnerable areas या mountainous areas, या जहाँ पे soil जो है वो loosely packed है, that is। फिर इसके अलावा वाइब्रेशन से और क्या होगा? बिल्ड स्ट्रक्चर। अगर रिपीटेड वाइब्रेशन है, बार बार वाइब्रेशन हो रही है, सो ये जो है आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको वीक कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक कर देती है। कैसे वीक करेगी? आपने देखा होगा कि जब हम घर बनाते हैं, कोई भी मकान या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम सबसे पहले उसे काफ़ी ज़्यादा नींव जिसे बोला जाता है, बेसिकली फाउंडेशन जिसे बोला जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा मिट्टी को निकालते हैं, एंड देन उसको उसकी नींव रखी जाती है। अगर मिट्टी ही एक तरीके से डिस्टेबलाइज हो जाएगी वाइब्रेशन से, तो उसके बाद जो होल ऑफ द स्ट्रक्चर है, वो बिल्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी कहीं ना कहीं। सो दैट इज़ द होल आइडिया कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे कंटिन्यूअस वाइब्रेशन से। अगर हम डस्ट या एग्जॉस्ट की बात करें, सो डायरेक्ट जनरेशन होता है डस्ट का, एग्जॉस्ट का, व्हीकल मूवमेंट से। और ये डस्ट और एग्जॉस्ट क्या करता है? ये इम्पैक्ट करता है प्लांट पे, है ना? वहाँ के जो प्लांट है, वहाँ के जो नेचुरल क्रॉप्स है, उन पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो डस्ट है वो उनकी लीव्स पे कहीं ना कहीं डिपॉजिट डिपॉजिट हो जाती है, और जब ये लीव्स को कवर कर लेगी, लीव्स पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। वहाँ पे जो पोर्स हैं लीव्स में जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, वो कहीं ना कहीं बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी, और जो पोल्यूटेड एयर क्वालिटी है वो प्लांट की हेल्थ को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी अफेक्ट करेगी। सो इस तरीके से ये क्या करती है? प्लांट को अफेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट इज नॉइज़। नॉइज़ से अगर बहुत लंबे समय तक परसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट की नॉइज़, ज़्यादा डेसिबल की नॉइज़ जो है, और उसके एक्सपोजर में ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है, कोई भी लाइफ स्टॉक है, सो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है? प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, न्यूसेंस क्रिएट कर सकती है। हाई नॉइज़ लेवल क्या होता है? वो लंबे समय तक अगर ह्यूमन उसके एक्सपोजर में रहते हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, टिंगलिंग सेंसेशन कॉज करता है ईयर में, और स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज और हियरिंग प्रॉब्लम कॉज करता है। इसके अलावा ये ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन को देखने को मिलता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, जो एनिमल होंगे या जो लाइफ स्टॉक होंगे, उनमें भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करेगा। जैसे कि वो उनके ईयर में भी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी स्ट्रेस होगा, उनमें भी कुछ बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, वो भी बचने की कोशिश करेंगे नॉइज़ से। सो ये सब चीज़ें फेस करनी होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में है, लंबे समय तक एक्सपोजर में है नॉइज़ के। इसके अलावा डायरेक्ट अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूँ, तो एक्सीडेंट और सीवियरेंस होगा, और वो एक्सीडेंट और सीवियरेंस, वो जो कोलिजन है, वो जो एक्सीडेंट है, वो किसको इम्पैक्ट करेंगे? ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे ह्यूमन की, और इंजरीज कोज होंगी एक्सीडेंट से, फर्टिलिटीज़ कोज होंगी, और कहीं ना कहीं यू कैन से ये सेम चीज़ लाइफ स्टॉक या एनिमल्स में भी देखने को मिल सकती है। जैसे हम देखते ही हैं कि रेलवे ट्रैक पे कितने सारे एनिमल्स की न्यूज़ आती है कि कितने सारे एनिमल जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, रेलवे ट्रैक सॉरी क्रॉस क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। सो यस, व्हीकल मूवमेंट का एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमंस पे, और लाइफ स्टॉक दोनों पे, एनिमल्स पे भी। So when they displaced from one place to another place, so obviously they got injured, or they got injured on road also, and they got injured on railway track also, so due to vehicle movement। so ये इसके secondary impact है, जो direct तो इससे associate नहीं है, but yes primary impact से trigger होते हैं।
So I hope I am able to make you understand this concept of network method. So आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दी होगी कि ये जो हमने पढ़ा है सारी चीज़ें, ये एक दूसरे से एसोसिएट है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट को ट्रिगर करता है और प्राइमरी इम्पैक्ट ट्रिगर होते हैं एक्शन से। सो ये जो स्केचिंग हम बनाते हैं इसी को बोला जाता है नेटवर्क। सो ये जो स्केचिंग है ये नेटवर्क है, एंड फ्रॉम दिस रिजल्ट व्हाट इज कॉमनली रेफर टू एज इम्पैक्ट ट्री, और इसको इम्पैक्ट ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक ट्री की तरीके का फॉर्म हो जाता है। ट्री किस तरीके से फॉर्म हुआ, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से ट्री फॉर्म हुआ है। सपोज करते हैं दिस इज these are the branches of tree and this is the trunk. Okay, this is the trunk, and you can see अगर हम बात करें, so yes, this is, so अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको देखें, दिस इज ट्रंक, दिस इज द मेन बेस, दिस इज द मेन थिंग। ओके, सो ये जो मेन ट्रंक है, जो मेन चीज़ है, ये क्या है, कॉज है, इफेक्ट कॉज है ये, और या एक्शन हम इसको बोल रहे हैं। तो सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई हैं। सो बेसिकली दिस इज द बेस, दिस इज द बेस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्शन, या दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉज, कारण है ना। उसके बाद ये जो फर्स्ट चीज़ है, ये फर्स्ट, इससे ये फर्स्ट ब्रांचेस है बेसिकली ट्री की। सो जो फर्स्ट है ये इससे एसोसिएट है, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्पैक्ट, है ना। और इन ब्रांचेस से जो अटैच है वो क्या है, सेकेंडरी ब्रांचेस, सेकेंडरी जो चीज़ें हैं, तो वो किससे अटैच है, प्राइमरी से। सो दिस पोर्शन इज नोन एज सेकेंडरी इम्पैक्ट। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो स्केचिंग है इट इज़ रिजेंबल विद ट्री। सो इसको हम इम्पैक्ट ट्री भी बोल सकते हैं, है ना। जो कि एक कोज से ट्रिगर होते हैं इम्पैक्ट, प्राइमरी इम्पैक्ट, और प्राइमरी इम्पैक्ट से ट्रिगर होते हैं व्हाट, सेकेंडरी इम्पैक्ट। सो एक नेटवर्क की फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। So this is why this is called that is why this is called network method. I hope I'm able to make you understand this concept of network method. And if you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को रिवाइज करना और पढ़ना। पढ़ते रहिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, क्योंकि लर्निंग आपको ग्रो कराने में हेल्प करती है। और स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड विद मी, स्टे हेल्दी, और कीप आस्किंग क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।